आज की कहानी है उस इंसान की जिसने एक झूठी दुनिया में जागकर सच्चाई से लड़ने की हिम्मत की। ये कहानी है द मैट्रिक्स 1999 की, जहां इंसान नहीं मशीनें राज करती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रात से। कैमरा एक पुरानी बिल्डिंग पर जाता है जहां कुछ पुलिस वाले किसी रहस्यमय शख्स का पीछा करते हुए अंदर घुसते हैं। पुलिस को खबर मिली होती है कि इस बिल्डिंग के रूम नंबर 303 में कोई संदिग्ध मौजूद है। जब पुलिस उस कमरे में पहुंचती है तो वहां एक लड़की आराम से लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही होती है, जैसे उसे किसी भी खतरे का अंदाजा ही न हो। ये लड़की कोई आम इंसान नहीं होती। इसका नाम होता है ट्रिनिटी। उसी वक्त सीन नीचे सड़क पर शिफ्ट होता है, जहां काले सूट पहने कुछ अजीब से लोग कार से उतरते हैं। ये लोग खुद को एजेंट्स कहते हैं और साफ दिखता है कि ये ट्रिनिटी को पकड़ने ही आए हैं। पुलिस जब एजेंट्स को देखती है तो उनसे कहती है कि आप लोगों को यहां आने की कोई जरूरत नहीं थी, हम खुद ही उसे पकड़ लेते। लेकिन तभी उन एजेंट्स में से एक, एजेंट स्मिथ, ठंडे और खौफनाक अंदाज में जवाब देता है, तुम्हारे लोग अब तक मर चुके होंगे। और कुछ ही सेकंड बाद ये बात सच साबित हो जाती है। रूम नंबर 303 के अंदर ट्रिनिटी अकेले ही सारे पुलिस वालों से भिड़ जाती है। उसकी फाइट देखकर साफ समझ आता है कि ये लड़की सिर्फ तेज ही नहीं, बल्कि उसे मार्शल आर्ट्स, कुंग-फू और एडवांस फाइटिंग स्किल्स का जबरदस्त नॉलेज है। वो एक एक करके सभी पुलिस वालों को हरा देती है। फाइट खत्म होने के बाद ट्रिनिटी अपने बॉस को कॉल करती है और कहती है, मुझे बस इतना बताओ, यहां से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। एजेंट्स उसका पीछा करते हैं पर वो वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद कहानी का सीन शिफ्ट होता है और हम मिलते हैं इस कहानी के लीड कैरेक्टर नियो से। नियो अपने छोटे से कमरे में सो रहा होता है। तभी अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है। स्क्रीन पर एक अजीब सा मैसेज आता है, वेक अप नियो, सफेद खरगोश के निशान का पीछा करो। नियो ये सब देखकर चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये मैसेज कौन भेज रहा है और क्यों। लेकिन एक बात वो पहले से महसूस करता आया था कि इस दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो दिखता कुछ और है कुछ और। असल में नियो एक हैकर है। बाहर से वो एक साधारण ऑफिस जॉब करता है, लेकिन रात के समय वो गैर कानूनी सॉफ्टवेयर बेचता है। कुछ ही देर में उसके दरवाजे पर कुछ लोग आते हैं जो उससे वही सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और पैसे देकर चले जाते हैं। उसी ग्रुप में एक लड़की नियो से कहती है, हम सब एक पार्टी में जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। नियो पहले मना कर देता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस लड़की के कंधे पर बने सफेद खरगोश के टैटू पर पड़ती है। वही सफेद खरगोश, वही निशान जिसके बारे में कंप्यूटर ने बताया था। अब नियो को लगने लगता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है और वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सभी लोग एक पब में पहुंचते हैं। वहीं नियो की मुलाकात एक रहस्यमय लड़की से होती है, ट्रिनिटी। ट्रिनिटी नियो से कहती है, मुझे पता है तुम क्या सोचते हो। तुम्हें हमेशा से लगता रहा है कि इस दुनिया में कुछ गड़बड़ है और तुम सही हो। नियो हैरान रह जाता है। ट्रिनिटी आगे कहती है, मुझे ये भी पता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। नियो पूछता है, किसे? ट्रिनिटी जवाब देती है, उसका नाम है मॉर्फियस, और जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा है। इतना कहकर ट्रिनिटी अचानक डर जाती है और कहती है कि हमें अभी यहां से निकलना होगा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। अगले सीन में नियो अपनी कंपनी में जॉब के लिए पहुंचता है। तभी वहां एक आदमी उसे एक पार्सल देता है। जैसे ही नियो पार्सल खोलता है, उसके अंदर से एक मोबाइल फोन निकलता है। उसी पल फोन की घंटी बजती है। नियो कॉल उठाकर पूछता है, कौन बोल रहा है? उधर से आवाज आती है, मेरा नाम मॉर्फियस है। नियो चौंक जाता है। मॉर्फियस कहता है, तुम खतरे में हो। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो अपने केबिन के ऊपर देखो। जैसे ही नियो ऊपर देखता है, वहां कुछ एजेंट्स उसे पकड़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं। मॉर्फियस कहता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे निर्देशों का पालन करो, वरना वो एजेंट्स तुम्हें पकड़ लेंगे।
नियो के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो डरते हुए मॉर्फियस की बात मानने लगता है। धीरे धीरे नियो ऑफिस के अंदर एजेंट से बचते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है। आखिर में वो एक खिड़की तक पहुंच जाता है। मॉर्फियस उसे कहता है, तुम्हें दूसरी बिल्डिंग पर कूदना होगा। नियो घबरा जाता है और कहता है, ये नामुमकिन है, अगर मैं कूदा तो मर जाऊंगा। मॉर्फियस जवाब देता है, तो फिर एजेंट्स के हाथों पकड़े जाओ। डर के कारण नियो कूद नहीं पाता और एजेंट्स उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद पुलिस और एजेंट्स नियो को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। वहां उससे पूछताछ होती है। एजेंट कहता है, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम गैरकानूनी सॉफ्टवेयर बेचते हो। हम चाहें तो तुम्हें सालों तक जेल में डाल सकते हैं। फिर वो एक डील ऑफर करता है, अगर तुम हमारे साथ काम करो तो सजा कम हो सकती है। नियो को बहुत गुस्सा आता है। वो एजेंट को मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, पहले अपने वकील से बात करूंगा। एजेंट ठंडे अंदाज में कहता है, बात तो तब करोगे जब तुम्हारे पास जुबान होगी। और अचानक नियो के मुंह से उसकी जुबान गायब होने लगती है। उसका मुंह चिपक जाता है, पूरी तरह बंद हो जाता है। नियो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज ही नहीं निकलती। इसके बाद एजेंट्स उसे टेबल पर पटक देते हैं और उसकी पीठ में एक मैकेनिकल कीड़ा डाल देते हैं। वो कीड़ा उसकी नाभि के रास्ते उसके शरीर में घुस जाता है। नियो तड़पता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। नियो घबराकर उठता है और सोचता है, शायद ये सब बस एक डरावना सपना था। लेकिन तभी फिर से फोन बजता है। इस बार कॉल मॉर्फियस का होता है। मॉर्फियस कहता है, अब मुझे पूरा यकीन है, तुम ही वो इंसान हो। नियो परेशान होकर पूछता है, आखिर तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? मॉर्फियस जवाब देता है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बस नीचे ब्रिज के पास आकर मुझसे मिलो। नियो जब ब्रिज के नीचे पहुंचता है, तभी एक कार आकर रुकती है। कार के अंदर ट्रिनिटी और उसके कुछ साथी होते हैं। नियो जैसे ही गाड़ी में बैठता है, ट्रिनिटी उसके पेट पर एक मशीन लगा देती है। नियो घबराकर पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? ट्रिनिटी कहती है, तुम्हारे शरीर में एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, अगर इसे नहीं निकाला तो एजेंट्स तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखेंगे। मशीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर ट्रिनिटी नियो के शरीर से वो ट्रांसमीटर बाहर निकाल देती है। अब नियो को एहसास हो जाता है कि ये सब कुछ सपना नहीं था। उसका शक अब यकीन में बदल चुका था। ये सब सच में हो रहा था और उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। इसके बाद ये सभी लोग नियो को लेकर एक पुरानी और वीरान बिल्डिंग में पहुंचते हैं। यहीं पर पहली बार नियो की आमने सामने मुलाकात मॉर्फियस से होती है। मॉर्फियस नियो को देखते ही कहता है, मैं जानता हूं कि तुम मुझे काफी समय से ढूंढ रहे थे, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा था। फिर मॉर्फियस नियो से ऐसे सवाल पूछता है जो उसके दिमाग को हिला देते हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जिस दुनिया में तुम रह रहे हो वो शायद असल में मौजूद ही नहीं है? और क्या हो अगर जिस जगह पर तुम घूम रहे हो वो भी असली ना हो? मॉर्फियस कहता है, इन सभी सवालों के जवाब मेरी मुट्ठी में है। इतना कहकर मॉर्फियस अपनी दोनों मुट्ठियां खोलता है। एक हाथ में होती है नीली गोली, ब्लू पिल, और दूसरे हाथ में होती है लाल गोली, रेड पिल। मॉर्फियस समझाता है, अगर तुम ब्लू पिल चुनते हो तो तुम यहीं से वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाओगे। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे मन में हमेशा यह सवाल रहेगा, क्या यह दुनिया सच है या सिर्फ एक धोखा? लेकिन अगर तुम रेड पिल चुनते हो तो तुम सच्चाई की तरफ एक कदम आगे बढ़ाओगे। इसके बाद जो भी होगा मैं सिर्फ तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगा, फैसला तुम्हारा होगा। थोड़ा सोचने के बाद नियो रेड पिल चुन लेता है। मॉर्फियस बोलता है, प्रोसेसिंग शुरू करो। तभी मॉर्फियस के कुछ साथी आते हैं और नियो को एक मशीन पर बैठा देते हैं। नियो पास ही लगे एक शीशे में खुद को देखता है, लेकिन जैसे ही वो शीशे को छूता है वो शीशा तरल पदार्थ में बदलने लगता है। धीरे धीरे वो तरल नियो के हाथ, पैरों और फिर पूरे शरीर पर फैल जाता है
और अचानक नियो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। जब नियो को होश आता है तो वो खुद को एक क्रायोजेनिक स्लीपिंग चैम्बर में पाता है। उसके शरीर पर अनगिनत केबल्स लगी होती हैं और चारों तरफ एक अजीब सा तरल भरा होता है। नियो को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी एक मशीन आती है जो नियो के शरीर से सारी केबल्स निकाल देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद नियो की फिर से मुलाकात मॉर्फियस और उसकी पूरी टीम से होती है। मॉर्फियस नियो से कहता है, तुम्हारा शरीर बहुत समय से इस्तेमाल में नहीं आया है, इसलिए अभी तुम बेहद कमजोर हो। हमें तुम्हारे शरीर को दोबारा मजबूत बनाना होगा। कई दिनों तक इलाज और ट्रेनिंग के बाद जब नियो को पूरी तरह होश आता है तो मॉर्फियस उससे मिलने आता है। मॉर्फियस कहता है, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। चलो मैं तुम्हें अपनी टीम से मिलवाता हूं। सबसे पहले वो नियो को ट्रिनिटी से मिलवाता है। नियो उसे देखते ही कहता है, मैं तुम्हें जानता हूं। फिर वहां दो जुड़वा भाई होते हैं। एक पायलट होता है जो जहाज उड़ाता है और दो लोग होते हैं जो पूरे सिस्टम और मशीनों को संभालते हैं। इसके बाद नियो को एक कुर्सी पर बैठाया जाता है और उसके दिमाग में एक प्रोग्राम लोड किया जाता है और उसे फिर से वर्चुअल वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। यहां नियो दोबारा मॉर्फियस से मिलता है। चारों तरफ सब कुछ सफेद होता है। नियो पूछता है, मैं यहां कहां हूं? मॉर्फियस जवाब देता है, जिस दुनिया से तुम आए हो उसकी टाइमलाइन थी 1999, लेकिन जिस असली दुनिया में हम रह रहे हैं वो साल है 2090। इस समय तक पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। मॉर्फियस आगे बताता है, 21वीं सदी में इंसानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे वही मशीनें हमारे खिलाफ हो गई। इंसानों ने मशीनों को रोकने की कोशिश की, यहां तक कि आसमान को भी काले बादलों से ढक दिया ताकि मशीनों की ऊर्जा खत्म हो जाए। लेकिन मशीनें और भी ज्यादा चालाक निकली। उन्होंने इंसानों को ही अपनी ऊर्जा का स्रोत बना लिया। मॉर्फियस समझाता है, इंसान खाना, पानी और हवा से जीता है, लेकिन मशीनें ऊर्जा से चलती हैं। उन्होंने इंसानों को इन स्लीपिंग चैम्बर्स में बंद कर दिया और हमारे दिमाग की तरंगों से अपनी ऊर्जा बनाने लगे। लेकिन जब इंसानों के दिमाग सुस्त पड़ने लगे तो मशीनों को कम ऊर्जा मिलने लगी। तभी उन्होंने एक उपाय निकाला, मैट्रिक्स, एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जहां इंसानों का दिमाग हमेशा एक्टिव रहे। नियो देखता है कि लाखों ट्यूब्स में इंसान सोए हुए हैं। इंसानों की खेती की जा रही है। जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो मशीनें उसी समय एक नया टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार कर देती है ताकि ऊर्जा का ये सिलसिला कभी रुके नहीं। ये सब जानकर नियो पूरी तरह टूट जाता है। उसका दिमाग ये सब सहन नहीं कर पाता और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब नियो की आंख खुलती है तो मॉर्फियस उसके पास बैठा होता है। मॉर्फियस कहता है, कई साल पहले एक इंसान मैट्रिक्स से जाग गया था। उसने हमें भी जगाया और ये पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा था, जब तक मैट्रिक्स मौजूद है इंसान गुलाम रहेंगे, और अगर मैट्रिक्स खत्म हो गया तो इंसान फिर से आजाद होंगे। मरने से पहले उसने एक भविष्यवाणी भी की थी। उसने कहा था कि एक दिन एक मसीहा आएगा। मॉर्फियस नियो की तरफ देखकर कहता है, और मेरी गणना के अनुसार वो मसीहा तुम ही हो, जो इंसानों को इस कैद से बाहर निकालेगा। फिर मॉर्फियस कहता है, अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, क्योंकि कल से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है अगले दिन पर। सुबह होते ही टैंक नियो से मिलने आता है और उसे बताता है, आज तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला दिन है। बताओ कहां से शुरू करें? इस जहाज की पूरी मैकेनिज्म समझाए या पहले तुम्हें लड़ना सिखाए? फिर तय होता है कि शुरुआत मार्शल आर्ट ट्रेनिंग से की जाएगी। टैंक एक के बाद एक कई डीवीडी ड्राइव्स नियो के दिमाग में इंस्टॉल कर देता है, जैसे कुंफू, कराटे, ताइक्वांडो और न जाने कितनी फाइटिंग स्टाइल्स। कुछ ही पलों में नियो के दिमाग में वो सारी स्किल्स उतर जाती है जिन्हें सीखने में आम इंसान को सालों लग जाते हैं। तभी नियो खुद हैरानी से कह उठता है, मुझे लड़ना आता है,
उसकी काबिलियत को परखने के लिए मॉर्फियस खुद उसके सामने आ जाता है और फिर शुरू होती है दोनों के बीच एक जबरदस्त मार्शल आर्ट फाइट, जो नियो कल तक अपने बचाव के बारे में भी नहीं जानता था। आज वही नियो दुनिया के सबसे तगड़े योद्धाओं में से एक मॉर्फियस को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। उसकी स्पीड, उसकी ताकत, उसकी रिफ्लेक्सेस, सब कुछ इतना तेज हो चुका होता है कि देखने वालों को लगता है जैसे वो कोई सुपर ह्यूमन बन गया हो। ये सब देखकर जहाज पर मौजूद पूरा क्रू दंग रह जाता है। इसके बाद ट्रेनिंग का दूसरा लेवल शुरू होता है। नियो और मॉर्फियस को एक वर्चुअल सिटी में ले जाया जाता है, जहां चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं। मॉर्फियस नियो से कहता है, तुम्हें यहां से छलांग लगाकर उस दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचना है। मॉर्फियस आसानी से छलांग लगा देता है, लेकिन जब नियो की बारी आती है तो आसपास खड़े लोग फुसफुसाने लगते हैं, ये नहीं कर पाएगा। कुछ कहते हैं शायद कर जाए। आखिर ये चुना हुआ इंसान है। लेकिन जैसे ही नियो छलांग लगाता है, उसका भरोसा डगमगा जाता है और वो सीधे नीचे आकर जमीन पर गिर पड़ता है। टीम उसे समझाती है, पहली बार में कोई भी ये नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि नियो अपने कमरे में सोया हुआ है। तभी ट्रिनिटी वहां आती है, उसे खाना देती है और दोनों के बीच कुछ प्यार भरी बातें होती हैं। लेकिन जब ट्रिनिटी वहां से जाने लगती है तो साइफर उसे रोक लेता है और ताने भरे अंदाज में कहता है, क्या बात है, उससे तो बड़ी प्यार से बातें कर रही हो, मुझसे तो आज तक तुमने ऐसे बात ही नहीं की। ट्रिनिटी बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली जाती है। इधर हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। अब सेंटिनल मशीनें इनका पीछा करते हुए जहाज के पास पहुंच जाती हैं। इनसे बचने के लिए जहाज में मौजूद होता है एक खास हथियार, EMP डिवाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। ये डिवाइस अपने आसपास मौजूद सारी इलेक्ट्रिकल चीजों को एक झटके में बंद कर सकता है। जैसे ही मशीनें पास आने लगती हैं, क्रू जहाज की सारी लाइट्स बंद कर देता है ताकि मशीनों को इनकी लोकेशन का पता न चल सके। सब लोग पूरी तरह अलर्ट रहते हैं। अगर जरा सी भी हलचल हुई तो EMP एक्टिव कर दिया जाएगा। अंधेरे और सन्नाटे की वजह से मशीनें किसी हरकत को पकड़ नहीं पाती और वहां से वापस चली जाती है। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक सच्चाई सामने आती है। साइफर चोरी छिपे एजेंट स्मिथ से डील कर चुका होता है। वो एजेंट स्मिथ से कहता है, जिस इंसान को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो इसी वक्त हमारे जहाज पर मौजूद है। अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो बदले में मुझे रियल वर्ल्ड में पैसा, नाम और शोहरत चाहिए। फिर साइफर अपने हाथ में पकड़े मीट के टुकड़े को देखकर कहता है, मुझे पता है ये सब वर्चुअल है, ये मीट असली नहीं है, मगर मैट्रिक्स मेरे दिमाग को यकीन दिला देता है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। सच ये है कि सब कुछ सिर्फ दिमाग का खेल है। एजेंट स्मिथ उसकी बातों से सहमत हो जाता है और यहीं से कहानी एक भयानक मोड़ ले लेती है, जहां भरोसा टूटने वाला है और एक बड़ा धोखा सामने आने वाला है। अब कहानी एक नए सीन में शिफ्ट होती है। अगली सुबह का वक्त होता है। मॉर्फियस का पूरा क्रू एक साथ निकल पड़ता है ओरेकल से मिलने के लिए, क्योंकि मॉर्फियस को ओरेकल की बातों पर पूरा भरोसा था। ओरेकल ने ही मॉर्फियस से कहा था कि एक दिन जरूर द वन यानी मसीहा आएगा, जो इस पूरी सिस्टम को बदल देगा। अब चूंकि मॉर्फियस उस समय पास में नहीं होता, इसलिए टीम बिना वक्त गवाए सीधे ओरेकल तक पहुंचना चाहती है। लेकिन तभी एक छोटी सी गलती हो जाती है। उन सबकी नजरों से बचते हुए एक मोबाइल फोन पास ही पड़े कूड़े के डिब्बे में गिर जाता है। यही फोन आगे चलकर एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि उसी फोन के जरिए एजेंट स्मिथ को उनका लोकेशन मिल जाता है। उधर दूसरी तरफ नियो एक फ्लैट में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात ओरेकल से होती है। ओरेकल नियो को बड़े आराम से देखती है और कहती है, मॉर्फियस को तुम पर बहुत भरोसा है। लेकिन अगले ही पल ओरेकल जो कहती है वो नियो को अंदर तक हिला देता है। वो कहती है, दुख की बात यह है कि तुम वो नहीं हो जो मसीहा बने। ये सुनकर नियो पूरी तरह चौंक जाता है। वो हैरानी से पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी सारी बातें, सब कुछ गलत कैसे हो सकता है? ओरेकल फिर उसे एक और चौंकाने वाली बात बताती है। वो कहती है, तुम्हारी मौत होने वाली है, लेकिन ये अंत नहीं होगा।
तुम्हारा फिर से पुनर्जन्म होगा। ओरेकल आगे कहती है कि फिलहाल वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब मॉर्फियस और तुम में से किसी एक को मरना होगा। उस वक्त नियो के पास एक ही मौका होगा, या तो वो खुद को चुने या फिर मॉर्फियस को। ये सब सुनकर नियो अंदर से टूट सा जाता है। भरे हुए मन से वो वहां से बाहर निकल जाता है। अब कहानी वापस पूरी टीम पर आती है। सारा क्रू मिलकर टेलीफोन बूथ तक पहुंच जाता है, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वो लोग वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में वापस जा सकते थे। लेकिन तभी अचानक हालात बिगड़ जाते हैं। कुछ पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। जिस सीक्रेट दरवाजे से वो लोग हमेशा ट्रैवल करते थे, उसे भी उसी वक्त साइफर टेक्निकली बंद कर देता है। टैंक उन्हें रास्ता बताने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से साइफर असली दुनिया में पहुंचकर टैंक को भी गोली मार देता है। अब पूरी टीम चारों तरफ से फंस चुकी होती है। वो जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तभी एजेंट स्मिथ अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है और मॉर्फियस को पकड़ लेता है। एजेंट मॉर्फियस को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि मॉर्फियस के दिमाग में जायन और सिस्टम से जुड़े सबसे बड़े राज छुपे होते हैं। उधर असली दुनिया में साइफर अपनी मैकेनिकल मशीन के जरिए एक एक करके वर्चुअल वर्ल्ड में फंसे सभी लोगों को मारने लगता है। अब बारी नियो की होती है और वो उसे खत्म ही करने वाला होता है। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पीछे से टैंक होश में आ जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से साइफर पर हमला करता है और उसे वहीं गिरा देता है। दूसरी तरफ कहानी शिफ्ट होती है एजेंट स्मिथ पर, जिसने अब मॉर्फियस को अपनी कैद में ले लिया होता है। एजेंट स्मिथ मॉर्फियस से सीधा सवाल करता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि नियो कहाँ है और जायन सिटी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। यहां मैं आपको एक जरूरी बात समझा दूं। मैट्रिक्स यानी वर्चुअल वर्ल्ड में अगर किसी इंसान को चोट लगती है, खून निकलता है या उसकी मौत होती है, तो वही असर रियल वर्ल्ड में उसकी असली बॉडी पर भी पड़ता है। एजेंट स्मिथ असल में एक एडवांस प्रोग्राम होता है जिसे मशीनों ने बनाया था, लेकिन अब वो खुद मशीनों की गुलामी से भी बाहर निकलना चाहता है। उसका सपना है सभी इंसानों और मशीनों को खत्म करके अपना अलग वर्ल्ड बनाना। वो मॉर्फियस से जायंट सिटी की लोकेशन इसलिए जानना चाहता है क्योंकि वही एकमात्र जगह है जहां असली इंसान मशीनों से छुपकर जिंदा है। अगर मशीनों को जायन मिल गया तो इंसानों को फिर से स्लीपिंग चैम्बर्स में डालकर उनसे एनर्जी ली जाएगी। रियल वर्ल्ड में टैंक और नियो ये सोचते हैं कि अगर अभी मॉर्फियस को मार दिया जाए तो एजेंट स्मिथ को कोई जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ एजेंट स्मिथ भी जानता है अगर ज्यादा देर हुई तो रियल वर्ल्ड में मॉर्फियस को मार दिया जाएगा और जायन का राज हमेशा के लिए खो जाएगा। इसी बीच टैंक मॉर्फियस का केबल निकालने वाला होता है। तभी नियो रोक देता है। नियो कहता है, मैं उससे लड़ूंगा, मैं मॉर्फियस को वापस लाऊंगा। उसने मुझ पर भरोसा किया है और मैं उसका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। यहीं से नियो खुद को दोबारा मैट्रिक्स में एंटर करता है। अब आता है फिल्म का सबसे यादगार सीन। नियो और ट्रिनिटी ढेर सारी गन्स लेकर एक बिल्डिंग के सिक्योरिटी एरिया में घुसते हैं और एक एक करके सभी गार्ड्स को गिरा देते हैं। ये वही क्लासिक मैट्रिक्स स्टाइल गन फाइट है जो बाद में कई फिल्मों के लिए इंस्पिरेशन बनी। काफी लड़ाई के बाद ये दोनों टॉप फ्लोर तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां और भी सैनिक उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक एजेंट अचानक किसी इंसान की बॉडी में ट्रांसफर होकर नियो पर गोलियां चला देता है, जिन्हें नियो सुपर फास्ट रिफ्लेक्स के साथ डॉज करता है, बिल्कुल मैट्रिक्स स्टाइल में। फिर एक हेलीकॉप्टर की मदद से पूरा कांच उड़ाया जाता है और मॉर्फियस को बचाकर तीनों वहां से निकल जाते हैं। इसे देखकर मॉर्फियस को पूरा यकीन हो जाता है कि नियो ही दी चोजन वन है। नियो मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए सभी लोग एक फोन बूथ की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां एक भिखारी बैठा होता है और यही एजेंट्स की सबसे खतरनाक ताकत है। वो किसी भी इंसान की बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं। यहीं फिर से एजेंट स्मिथ और नियो आमने सामने आते हैं। एक वक्त था जब नियो लड़ भी नहीं पाता था, डर जाता था, लेकिन अब उसके अंदर सभी मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग स्किल्स आ चुकी होती हैं।
दोनों के बीच एक लंबी और जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसके बाद नियो रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है और एजेंट स्मिथ वहां से चला जाता है। लेकिन पीछा अभी खत्म नहीं होता। एजेंट स्मिथ लगातार लोगों की बॉडी में ट्रांसफर होकर नियो के करीब पहुंचता जाता है। टैंक उसे बताता है, पास वाली बिल्डिंग में रूम 303 है, जल्दी वहां पहुंचो। उधर रियल वर्ल्ड में मशीनें इनका पीछा कर रही होती है। अगर ईएमपी डिवाइस एक्टिवेट किया गया तो मैट्रिक्स में मौजूद नियो वहीं गिर जाएगा, और अगर ईएमपी नहीं चलाया तो मशीनें सबको मार देंगी। यानी एक गलत फैसला सब कुछ खत्म कर सकता था। नियो जैसे तैसे रूम 303 में पहुंचता है, लेकिन वहां पहले से एजेंट स्मिथ खड़ा होता है और वो नियो को गोली मार देता है। सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में, जहां ट्रिनिटी कहती है, ओरेकल ने मुझसे कहा था कि जिससे मैं प्यार करूंगी वही हमारा मसीहा होगा। और तभी नियो की बॉडी फिर से उठ खड़ी होती है। अब नियो को पूरा मैट्रिक्स साफ दिखाई देने लगता है। हर चीज उसे बाइनरी कोड्स में दिखती है। अब वो सिस्टम को समझ चुका होता है। अंतिम लड़ाई में नियो एजेंट स्मिथ की बॉडी के अंदर घुस जाता है और उसे अंदर से ब्लास्ट कर देता है। उसी पल रियल वर्ल्ड में ईएमपी एक्टिवेट कर दिया जाता है और सारी मशीनें रुक जाती है। सबकी जान बच जाती है और एक बड़ा विनाश टल जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि अब नियो मैट्रिक्स का किंग बन चुका है। वो तैयार है इस झूठी दुनिया से इंसानों को आजाद कराने के लिए और रियल वर्ल्ड में एक नई शुरुआत करने के लिए। इसी दमदार सस्पेंस के साथ द मैट्रिक्स पार्ट 1 यही खत्म होता है। द मैट्रिक्स हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ी जेल वो होती है जिसमें इंसान को पता ही नहीं होता कि वो कैद में है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए सवाल करना और डर से लड़ना जरूरी है। अगर आपको ऐसी ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।